नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले सप्ताह हम लोग यूजीसी नेट जीआरए परीक्षा की तैयारी को लेकर के हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। इस बीच 3 प्रकार के निवेदन मेरे पास आए। एक तो जो पीएचडी कर रहे हैं उन छात्रों का, उन शोधार्थियों का आया कि सर पीएचडी के लिए थीसिस लिखने के दौरान तथ्यों के संग्रहण में हम लोगों को परेशानी हो रही है, उसका तरीका क्या है। दूसरा प्रश्न आया जो पीआरटी या यूजीसी परीक्षा पास कर चुके हैं पीएचडी के लिए, उन लोगों के बीच से आया कि सर एक संतुलित सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाए, इसकी तकनीक बताइए। चूँकि कहने के लिए तो 6 महीने का रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्लास चलना है, मगर रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्लास करने के पहले ही रजिस्ट्रेशन के समय ही सिनॉप्सिस बना करके देना अनिवार्य है। तो संबंध में कुछ मार्गदर्शन कीजिए। और तीसरा प्रश्न जो कि अपने ही महाविद्यालय और पूर्ववर्ती महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का आया कि सर अब तो सेमेस्टर 1 में एडमिशन हो गया और हम लोग तो सेमेस्टर 3 में चले गए, तो अब मेजर और एमडीसी और एमआईसी की तैयारी कैसे पूरी हो, क्योंकि 6 महीने में ही फिर परीक्षा भी होने है, तो इससे संबंधित मार्गदर्शन चाहिए। तो चलिए, तो अब कहाँ से शुरू करें। तो चलिए, संस्कृत का सूत्र है सूची विशेषण, यानी कि छोटों को या अपने अनुजों को समय पहले देना चाहिए, उनकी स्थिति विशेष होती है। तो उसी क्रम में एमजेसी एमडीसी और एमआईसी के लिए पाठ्यक्रम को पूरा करवाऊंगा और करवाने का प्रयास करूंगा। यद्यपि इनके लिए मैं बहुत कुछ दे चुका हूं, यूजीसी का पाठ पढ़ाने के दरमियान, और कुछ व्याख्याएं भी दे चुका हूं, मगर वे चूँकि यूजीसी के छात्रों के लिए रहे और इसलिए उसमें थोड़ी जो है गहराई है, गंभीरता है, सूचनाओं की भरमार है, तो सरल ढंग से बताने का प्रयास मेरा रहेगा। और आश्वस्त रहिए कि आपकी परीक्षा के पहले वो पूरा पाठ्यक्रम मैं पूरा करा दूंगा। और अगले सप्ताह में सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें और तथ्यों का पीएचडी की थीसिस लिखने के निमित्त तथ्यों का किस ढंग से संकलन और संग्रह और उसका वर्गीकरण करें कि जब थीसिस लिखने लगे तो उस स्थिति में फुट नोट जो है कहाँ से आएगा, कैसे लिखा जाएगा, और कौन सा तथ्य कहाँ कैसे रखा जाएगा, प्लेगरिज्म से कैसे बचा जाए, इससे संबंधित सूचनाएं आपको दूंगा। तो अब हम लोग आ जाएं आचार्यों के निर्देशानुसार सूची विशेष। तो सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए पहला पाठ है विद्यापति और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पीछे वाला भी वीडियो जो है देख लेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर उसका 54 भर भी जो है ग्रहण कर लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। और अब आ जाए हम लोग आगे विद्यापति का परिचय। और परीक्षाओं में कुछ प्रश्न काल विभाजन और विभिन्न कालों की विशेषता या प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं, और कुछ प्रश्न कवियों के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे अपने पाठ्यक्रम में स्थान पाए प्रथम कवि, पाठ्यक्रम के
विद्यापति के बारे में जानेंगे। पहले वीडियो 2-3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं ये बताया हूँ कि कवि परिचय लिखने का तरीका क्या है। कल भी एक वीडियो अपलोड किया जो कि 52-53 मिनट का है, जिसमें कवि परिचय लेखन का सरल तरीका, जो कि थोड़ा बृहद है और उदाहरण सहित दिया हूँ। तो आज उसी पद्धति पर चलते हुए विद्यापति का परिचय हम लोग जानेंगे। तो उन वीडियो में मैं ये बताया हूँ कि किसी का भी परिचय, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, तो आरंभिक परिचय उसके नाम से, वस्तु अगर है तो नाम से, और फिर उसके काम से या गुण से, विशेषता से, और अगर व्यक्ति हो तो उसके नाम, धाम और उसके बाद उसके काम से उसका परिचय दिया जाता है। तो नाम व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, तो नाम और धाम से, यानी कि जन्म स्थान, धाम का मतलब जन्म स्थान या कर्म स्थली से व्यक्ति की भौतिक पहचान बनती है, और कृति यानी कि उसके काम से उसकी शाश्वत, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, अगर वैसा काम कर जाता है तो, और सार्वकालिक पहचान बनती है। नाम और धाम संरक्षित और सुरक्षित रहता है या प्रसिद्ध हो जाता है व्यक्ति के काम की वजह से। तो महत्वपूर्ण काम है। तो विद्यापति आज हमारे लिए आदरणीय है, समादरणीय है, महान है, यशस्वी है, क्योंकि वैसा वो काम कर गए। हिंदी साहित्य जगत के लिए ही नहीं, वरन हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के अंतर्गत जो मैथिली भाषा है, बिहारी उपवर की भाषा है, उसके अतिरिक्त उन्होंने एक तरह से अवनति या अंत की ओर अग्रसर हो चुकी लगभग भाषा अवहठ को और अपभ्रंश को उन्होंने पुनर्जीवित किया, और संस्कृत ग्रंथों में के लेखन की जो शास्त्रीय परंपरा उस समय तक चल रही थी, हिंदी साहित्य के आरंभिक सदियों में, उसको उन्होंने पुनर्जीवित रखा और अपने लोक भाषाई साहित्य के कारण वे इतने प्रसिद्ध हुए कि उन पर अपना अधिकार जताने के लिए बंगालियों में होड़ सी मच गई, और उन लोगों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विद्यापति मैथिली के नहीं वरन बांग्ला के कवि हैं। और ऐसा ही प्रयास असम में भी हुआ। उड़िया वासियों ने भी उनको सहृदयतापूर्वक अपनाया, और विद्यापति वैसे कवि रहे और वैसे रचनाकार रहे जिन्हें रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का एक तरह से प्रथम वैज्ञानिक ढंग पर विधेयवादी इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वे वे तो विद्यापति के को लेकर के आध्यात्मिक चश्मे की बात करते हैं, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि रामचंद्र शुक्ल पर तुलसीदास के लोकमंगल और उनके आदर्शवाद का तथा महात्मा गांधी के हिंदू मुस्लिम ऐक्य की स्थापना का चश्मा जो चढ़ा हुआ था, उस चश्मे की वजह से वे विद्यापति का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। बावजूद अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदि काल को
प्रामाणिक बनाने के लिए विद्यापति का सहारा लेते हैं। और विद्यापति जो उनके वर्गीकरण के अनुसार भक्ति काल में उत्पन्न हुए थे, भक्ति काल का समय वे 1318 से 1643 तक ईस्वी संवत में रखते हैं, ईस्वी संवत में रखते हैं। अगर विक्रम संवत में रखा जाए तो विक्रम संवत 1375 से 1700 के बीच के काल को वे भक्ति काल कहते हैं। अब 1050 से 1375 विक्रम संवत के काल को आदि काल या वीर गाथा काल नाम देते हैं। और विद्यापति का जन्म 1350 से 1380 के बीच में हुआ। ऐसी एक लंबी काल रेखा बनती है, क्योंकि इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं हो पाया है। मगर अंतः साक्ष्य ये बताते हैं, अंतः साक्ष्य का मतलब जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं या बिशफी ग्राम जो उनको शिव सिंह ने जो दान स्वरूप प्रदान किया था उपहार के रूप में, उसके लिए जो दान पत्र है उस पर लिखित तिथि के आलोक में यह कहा जा सकता है कि उनका जन्म 1350 से 1380 ईस्वी के बीच हुआ। यद्यपि उनकी जो है मृत्यु को लेकर के लगभग सभी विद्वान एकमत हैं कि उनकी मृत्यु 1449 ईस्वी में हुई है। तो वह इस स्थिति में विद्यापति हैं, इसीलिए इनको संक्रमण काल का कवि कहते हैं। यानी कि आदि काल खत्म हो चुका है और आदि काल के खत्म होने के 32 वर्षों के बाद विद्यापति का आगमन होता है इस धरा पर। तो मगर विद्यापति की रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका को रामचंद्र शुक्ल आदि काल की रचना या आदि काल की उपलब्धि गिनाते हैं और उनकी पदावली को आदि काल के अंतर्गत ही खींच करके ले जाते हैं और उसे लौकिक साहित्य की संज्ञा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यापति संधि या संक्रमण काल के कवि हैं। और संधि और संक्रमण काल किस संदर्भ में? कि काल के संदर्भ में, यानी कि रीत आदि काल समाप्त हो रहा है और भक्ति काल का आरंभ होना है और उन्हीं के बीच में ये आते हैं। और एक दूसरी प्रकार से भी संक्रमण की अपभ्रंश का चोला अवहट उतार देती है और अवहट का स्थान पुरानी हिंदी या आधुनिक आर्य भाषाएं लेती है। तो विद्यापति अवहट के भी कवि हैं और देसिल बयाना, जिसको वे मैथिली कहते हैं और वे कहते भी हैं देसिल बयाना सबजन मीठा ते तैसन जम्पो अवहट्ठा। तो मैथिली जो देश भाषा है वे उत्तम भाषा मानते हैं बनिस्पत अपभ्रंश और अवहट के। और कहने की जरूरत नहीं कि वे अपभ्रंश में भी रचना रचते हैं, अवहट में भी रचते हैं, हिंदी में भी रचते हैं और संस्कृत में भी वे रचते हैं। तो इसलिए उन्हें संक्रमण और संधि काल का कवि माना जाता है। और यही नहीं, उन्हें प्राचीनता और नवीनता और प्राचीन भाषा और नवीन आर्य भाषाओं के संगम पर खड़ा भारतीय भाषा शास्त्रियों के लिए तीर्थराज की उपाधि से नवाजते हैं। कौन? कामेश्वर शर्मा। और विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हिंदी साहित्य का आदि कवि घोषित करते हैं और वे कहते हैं कि विद्यापति हिंदी मध्यकालीन काव्य के भगीरथ थे। भगीरथ यानी कि जिन्होंने क्या किया था? गंगा को स्वर्ग से उतार करके धरती पर लाए थे। वैसे ही विद्यापति ने हिंदी को अपभ्रंश के उद्गम स्थल से निकाल करके
मिथिला की अमराइयों में लोक और जन के कंठ कंठ में क्या कर दिए थे, ला करके रख दिए थे, और जिसकी गूंज से मिथिला की अमराइयाँ गूंज रही थी। इसीलिए मैं विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं। तो अब आ जाए हम लोग उनके नाम काम और धाम से संबंधित सूचनाओं को जान लें। तो विद्यापति का मूल नाम क्या है? तो विद्यापति का मूल नाम विद्यापति ठाकुर है, और चूंकि इतने लोकप्रिय हुए, अभी हम लोग देखें कि इनको जो है भगीरथ की उपाधि से नवाजा गया है। इनको कामेश्वर शर्मा ने तीर्थराज कहा है। द्विवेदी जी इनको हिंदी का आदि कवि कहते हैं। वैसे ही इनकी जो है तुलना इटली के जो दांते हुए, जो बहुत बड़े कवि हुए और आलोचक हुए, उस दांते से इनकी तुलना की जाती है। और वैसे ही जैसे कि अंग्रेजी भाषा के आदि कवि और जो है अंग्रेजी भाषा के पुरस्कर्ता और संस्कारकर्ता चौसर को माना जाता है, तो विद्यापति भी हिंदी के चौसर माने जाते हैं। और हिंदी साहित्य में तो वे मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव के उपाधि से तो लोकप्रिय हैं ही। इसके अलावे भी उन्हें अनेक उपाधियों से या अनेक उपनामों से नवाजा गया है। वे उपनाम है राज पंडित, नौ कवि शेखर, कविवर, कवि रंजन, कविराज, कवि महाराज, कवि कंठहार, सुकवि कंठहार, 10 अवधान या 10 विधान, राज पंडित और नगर याचक और नगर याचक नचनिया। इसमें नगर याचक और नगर याचक नचनिया उपनाम पर थोड़ा विमर्श हो जाना चाहिए कि यह उपनाम उनके सांप्रदायिक विरोधी केशव मिश्र ने दिया। और प्रसंग इसका है कि जब केशव मिश्र को बिशफी ग्राम राजा शिव सिंह ने उपहार स्वरूप दान में दिया, तो इन्होंने जलनवश उनको यानी कि विद्यापति को नगर याचक, याचक का मतलब जो भिखमंगा होता है, तो नगर याचक की उपाधि दे दी। और यह नगर याचक कैसा था, जो कि जब विद्यापति भगवान शिव के उपासक थे, तो शिव, यहाँ तक कहा जाता है कि शिव उगना रूप में उनकी सेवा में लगे रहते थे। इस पर आगे हम लोग विचार करेंगे। तो उनका जब गीत एक गाने लगते थे तो गाते गाते इतना भाव विभोर हो जाते थे कि वे नाचने लगते थे। और ये होता है जो नृत्य संगीत की जो कला से जो परिचित हैं वे जानते हैं कि जब राग जब साथ छोड़ने लगता है तो पैर अपने आप उसका साथ देने के लिए, या नचनिया जब नाचने लगता है, नर्तक जब नाचने लगता है, तो जब उसके पैर साथ छोड़ने लगते हैं या राग के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, तो वह गाने भी लगता है या नाचने भी लगता है। तो वैसे ही विद्यापति भाव विभोर होकर के नाचने लगते थे। इसलिए इनका नाम, एक उपनाम केशव मिश्र ने नगर याचक नचनिया रख दिया। और वह संभवतः उसी वजह से विद्यापति के गेय पदों को नाचारी, गेय पद जो कि भक्ति से संबंधित है, मिथिला में नाचारी शैली की संज्ञा दी गई है। तो ये विद्यापति के उपनाम हुए। और इनका जन्म कब हुआ, तो ये बताया कि 1350 से 1380 के बीच में इनका जन्म किसी भी स्थिति में हो सकता है, किसी भी काल में हो सकता है। कोई निर्विवाद रूप से या एक निश्चित और निर्धारित तिथि का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है, मगर उनकी मृत्यु के लिए जो है अनेक प्रमाण हैं। और उन प्रमाणों के आधार पर यह एक तरह से साहित्य इतिहासकारों में मतैक्य है कि इनकी मृत्यु 1439 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ, तो बिहार का जो पुराना दरभंगा जिला हुआ करता था,
उसी दरभंगा जिला में, जो अब चूँकि दरभंगा जिला बहुत विशाल जिला था, देश के गिने चुने बृहत बड़े बड़े भूभाग वाले जिलों में से एक था। तो उसका विभाजन जब किया गया तो उसमें से एक जिला बना मधुबनी। तो उसी मधुबनी जिला में, जो कि दरभंगा समस्तीपुर रेलवे लाइन पर कमतौल स्टेशन है, तो उसी कमतौल स्टेशन के समीप बिसफी ग्राम है। अनेक पुस्तकों में बिसफी मिलता है, तो बिसफी नहीं वरन बिसफी गांव है। तो उसी गांव में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। और गणपति ठाकुर दरभंगा राज्य के राज कर्मचारी थे और वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। और इन्होंने जो है संस्कृत में एक रचना भी की थी, गंगा भक्ति तरंगिणी, तो उसके ये लेखक थे। और कहने की आवश्यकता नहीं कि गणपति ठाकुर की वजह से ही विद्यापति का दरभंगा राज्य से संपर्क हुआ, क्योंकि जब गणपति ठाकुर दरबार में जाते थे तो बालक विद्यापति को, जो 9-10 वर्ष की अवस्था के थे, उनको अपने साथ महाराजा गणेश्वर सिंह के जो है दरबार में लेकर के जाते थे। और वहाँ पर इन विद्यापति के समवयस्क थे शिव सिंह, जो कि आगे चल करके राजा बने। तो उस समवयस्क शिव सिंह से इनकी मित्रता हो गई और उस शिव सिंह ने आगे चल करके विद्यापति की प्रतिभा से प्रभावित हुए और उनको भी अपने राज दरबार में स्थान ही नहीं दिया वरन बिसफी ग्राम ही उपहार में दिया। और विद्यापति ठाकुर की पत्नी का नाम, माँ का नाम हासिनी देवी था। और विद्यापति की 2 शादियाँ हुई थी, जिसमें एक का नाम मिलता है जिनका नाम चंपती देवी उर्फ चंदल देवी है, और दूसरी के नाम का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है या मुझे नहीं मिला है। और इनके पहली पत्नी से 2 पुत्र हुए, वाचस्पति ठाकुर और हरपति ठाकुर। और दूसरी पत्नी से नरपति ठाकुर और एक पुत्री हुई दुल्ही देवी, यानी कि इनके 3 पुत्र और 1 पुत्री की पुत्री थी। और ये लोग बिसफी ग्राम में रहे। बाद में बिसफी ग्राम से इन लोगों को पलायन करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के स्थानीय जातियों ने और जो है संप्रदाय के लोगों ने इनके परिवार को परेशान करना शुरू किया। तो ये लोग वहाँ से पलायन करके सौराठ में बस गए। तो अभी इनके वंशज सौराठ में हैं। और सौराठ जो है प्रचलित है, सौराठ के मेले में आयोजित होने वाले दुल्हा उसमें जो है उस मेले में दुल्हा बिकता है, यानी कि दुल्हा बिकता है फिलिप जो है ना, तो ऐसे ही वहाँ पर दुल्हा बिकता है, यानी कि मेला लगता है जहाँ सामूहिक ब्राह्मणों, विशेष करके ब्राह्मणों के बीच में, तो उस शादी के लिए इच्छुक ब्राह्मण परिवार अपने बेटे को लाते हैं। वह जो है सज धज करके दुल्हा बन करके बैठता है और लड़की वाला आ करके उसके परिवार वालों से उसका भाव रेट पूछता है। शादी तय होती है और वहीं पर सामूहिक शादी हो जाती है। तो उसी सौराठ में ये लोग जा करके बस गए। और इनके गुरु का नाम हरि मिश्र था। और संरक्षक तो जो देख लिए कि गणेश्वर सिंह से जो है इनके बालपन में गणेश्वर सिंह के दरबार में रहे। उसके बाद कीर्ति सिंह राजा बने, तो कीर्ति सिंह के राज दरबार में ये स्थान पाए। और शिव सिंह के तो ये बाल सखा ही थे। अब आगे कि